साथियों, लोन डिफॉल्ट के सेशन में आज का हमारा वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यदि आपने लोन लेकर पैसा शेयर बाजार में निवेश किया, गैम्बलिंग में निवेश किया, स्टॉक मार्केट में निवेश किया, या फिर ये कहो कि आपने अपने पैसे को 2 गुना 4 गुना करने के लिए कोई रिस्क की, जिसे कि जुआ कहा जाता है। आपकी नजर में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट सब एक नंबर के काम है, जुआ नहीं है। लेकिन आपको यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय पहले हमें एक व्यक्ति का फोन आया और उसने फोन पर यह कहा कि सर, मैं मल्टीपल लोन का शिकार हो चुका हूं और मेरी परिस्थिति ये हो रही है कि अब मुझे इन लोन को भरने के लिए लोन पर लोन लेने पड़ रहे हैं और मैं करीब 18 पर्सनल लोन और बिजनेस लोन में उलझ चुका हूं। साथियों, जब हम पूछते हैं किसी से कि आप लोन के इस चक्रव्यूह में कैसे उलझे, तो वहां पर हर व्यक्ति अपने अलग कारण बताता है। कोई फैमिली में बीमारी की बात करता है, कोई बिजनेस में लॉस की बात करता है, कोई खुद के साथ हुई दुर्घटना बताता है, या अनेकों तरह की लोगों की अलग अलग क्वेरीज होती है। कई हमारे कॉल बुक के अंदर कई साथियों ने, कई हमारे दर्शकों ने हमें बिना छुपाए, क्योंकि एक बात कही जाती है कि अपना मर्ज कभी भी डॉक्टर से नहीं छुपाना चाहिए, वकील से नहीं छुपाना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर और वकील को यदि आप अपनी बीमारी, अपनी मुसीबत को यदि खुल के नहीं कहोगे, वास्तविक तथ्यों से यदि अवगत नहीं कराओगे, तो उनका एक बेटर सजेशन, एक बेटर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। क्योंकि आपने यदि कोई तथ्य छिपे हुए रहने दिए, तो उन छिपे हुए तथ्यों के आधार पर किसी का बचाव कर पाना संभव नहीं होता है। यही कारण है कि जब कॉल बुक पर कोई बात होती है, तो मैंने ये देखा कि पिछले एक लंबे समय से हम ये सुनते आ रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं, जो डिफॉल्टर्स है कुछ लोग, कि सर, हमने जो पैसा है वह गैम्बलिंग में लगाया। हमने सोचा यहाँ 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। हमने शेयर बाजार में निवेश कर दिया, सोचा कि शेयर बाजार में तूफान आएगा और हम अच्छा कमा लेंगे। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं आज कि मेरे जितने भी लोग मुझसे टच में हैं, जो कॉल बुक की सर्विस का लाभ ले रहे हैं, आपने ये बात देखी होगी कि हमने शाम को 6 बजे बाद आपके कॉल का टाइम निर्धारित कर रखा है। क्या किसी भी कॉल बुक करने वाले को जो कि हमसे जुड़ा है, क्या उन्हें कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? क्या वो फोन करते हैं तो हमारे द्वारा उठाया नहीं जाता है? यदि उठाया जाता है तो तरीके से बात नहीं की जाती है, कोई सजेशन नहीं दिया जाता है, आपके फोन को काट दिया जाता है? क्या ऐसी परिस्थिति तो नहीं आई? कॉल बुक करने वाले आज कमेंट्स में ये रिप्लाई जरूर लिखें कि आप हमसे कॉल बुक करके आप बात कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कॉल बुक करता है, हम उनके सजेशन जितना अच्छा हो बताते हैं और नियरेस्ट एडवोकेट से कांटेक्ट करने का ही सजेशन देते हैं। ये नहीं कि कोई काम आप हमसे करवा लीजिए। यदि वो कहता है तो बात की बात है। तो सिर्फ कॉल बुक के आधार पर यदि आपने 2 बार, 6 बार या 10 बार भी कॉल किया है, तो क्या आपका कॉल उठाया गया या नहीं उठाया गया? यदि कॉल बिजी चला है, तो क्या होकर आपको वापस फोन आया कि नहीं आया? इसका जवाब जरूर दें। आज हमारे तमाम दर्शक जो देख रहे हैं वह कमेंट्स बॉक्स जरूर देखेंगे, ताकि एक विश्वसनीयता जो होती है ना, वह बनी रहती है। तो साथियों, हमारे अब टॉपिक पे आते हैं कि हमारे कॉल बुक कराने वाले एक पर्सन ने, दर्शक ने हमें ये कहा कि सर, मैंने मेरा पैसा गैम्बलिंग में लगा दिया। मतलब मैं क्या करता था, लैपटॉप पे गेम खेला करता था और उस गेम में ये होता था कि यदि आप यहाँ पे 50,000 लगाएंगे और इस गेम में आपको 1.5 लाख मिलेगा, 2 3 लाख मिलेगा। अब मैं एक गेम हार गया तो मैंने दूसरा गेम लिया, तीसरा गेम लिया और मेरी सिविल अच्छी थी, मुझे ऑफर आते गए, मैं लोन लेता गया और गेम खेलता गया और लगातार हारता गया। साथियों, मैं एक बात बताऊं, जुआ कोई भी हो, चाहे वह 1 नंबर का हो या 2 नंबर का हो,
ये आपका और हमारा काम नहीं है। मैं खुला कहता हूं कि शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट भी एक मध्यम क्लास वर्ग के लिए आज भी नहीं है। और यदि आपका खुद का व्यक्तिगत पैसा है, मेरा मानना है कि यदि आपके पास 50 लाख या 1 करोड़ के आसपास की राशि यदि आपके पास एडिशनल है, तो आप इन चीज़ों के अंदर मूव करें, चाहे वह शेयर बाजार हो या स्टॉक मार्केट या कोई भी चीज़ हो। लेकिन गैम्बलिंग तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब उन्होंने कहा कि सर मैंने ये चीज़ कर ली। मैंने कहा सर ये कंडीशन है। मैंने जितनी तरीके से एक बेहतर सजेशन देना होता है मैंने उनको दिया। मैंने उनको कहा कि भाई गैम्बलिंग की बात जो आप कर रहे हो, आप इस बात को ज़्यादा कहीं उजागर मत करो। आप किसी नियरेस्ट एडवोकेट से कांटेक्ट करो और इस मैटर में कंपनी को एक प्रायर नोटिस भेजो। साथियों, यहां पर वह अपने नजदीकी वकील से मिले। मैं शायद कहूंगा वकील से नहीं मिलके किसी और पर्सन से मिले होंगे। जो भी रहा हो, वो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और उन्हें इस चीज़ का एहसास भी हो रहा होगा कि मैंने उनको सजेशन दिया था कि आप इस बात को भूल जाओ कि आपने कोई पैसा गैम्बलिंग के अंदर खोया है। उन्होंने हमारी बात को सुना, अनसुना किया, लेकिन सिर्फ इतना मान लिया कि हमें प्रायर नोटिस देना है। और वो पहुंच गए प्रायर नोटिस देने के लिए, और उन नोटिस में उन्होंने उन तमाम बातों को स्वीकार कर लिया जो उन्होंने फोन पर हमसे कही थी। जिसे कि हम लोगों को कहते हैं कि आपको उस चीज को भूल जाना है। यदि आपके साथ कोई बुरा हादसा हो गया है तो आप उस हादसे को भूल कर आगे बढ़े, आप उस हादसे को लेकर ना बैठे। अब उन्होंने नोटिस भेज दिया और नोटिस में सारी चीजें स्वीकार कर ली कि भाई मेरा जो लॉस हुआ है वो गैम्बलिंग के अंदर हुआ है। साथियों, प्रायर नोटिस क्या होता है? प्रायर नोटिस, जिस तरह आप एक नोटिस भेजते हैं तो वह आपके लिए एविडेंस बनता है, उसी तरह यदि कंपनी आपको नोटिस भेजती है तो वह आपके लिए एविडेंस है। और आपका एविडेंस आपको बचाता भी है और आपको रसातल में भी ले जाता है। यहां यही हुआ। उस एनबीएफसी कंपनी ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी कि इस व्यक्ति ने हमारे बैंक से बिजनेस लोन लिया और यह कहकर कि इस पैसे का इन्वेस्टमेंट मैं बिजनेस में करूंगा, और इन्होंने इस पैसे को गैम्बलिंग में उड़ा दिया। यानी कि इन्होंने कंपनी के साथ धोखाधड़ी की, कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन को वायलेशन किया और कंपनी के पैसों को ये नहीं भर रहे हैं और कंपनी के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है। साथियों, एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद उस व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया और सर कहा ऐसा ऐसा हो गया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सर वो नोटिस ऐसा भेजा था जिसमें, तो मैंने कहा भाई पहले आपको क्या समझाया था कि बुरे हादसे को भूल कर आगे चलते हैं। परिस्थितियां क्या निर्मित हुई, परिस्थितियां क्या अंकित करनी थी, ये यहां का काम होता है, यहां का काम। और आपने क्यों नहीं सुना कि हम हर मामले में ये कहते हैं कि खुद वकील न बने, एक्सपर्ट वकील से मिले। मेरा मानना है कि उन्होंने वो नोटिस अपने नाम से ही भेज दिया, उसके लिए किसी वकील साहब से राय नहीं ली, क्योंकि दुनिया का कोई भी वकील जिसका एक्सपीरियंस केवल 3 साल का है ना, या 1 साल का भी है, वह भी अपने सीनियर से सजेशन लेता है और इस प्रकार का नोटिस नहीं भेज सकता है। लेकिन उन्होंने कोई एक्सपर्ट एडवाइस ली नहीं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अब इस एफआईआर के मैटर में वो कहेगा मुझे करना क्या है, तो मैंने कहा भाई एविडेंस उस नोटिस पे आपके सिग्नेचर है, यहां सिग्नेचर है, यानी कि आपने तो एडमिट कर लिया कि आपने ये पैसा उठाया है। अब ऐसी कंडीशन में आपके पास उस राशि को भरकर मामले का निस्तारण करवा के एफआईआर से निजात पाना ही विकल्प है, या फिर लिटिगेशन फेस करें, कन्विंस करें पुलिस को, एविडेंस तैयार करें। लेकिन यहां पर जब आप खुद स्वीकार कर चुके हो कि मैंने पैसा गैम्बलिंग में लगाया है और एक लीगल नोटिस है उनके पास, तो उनको कुछ ज्यादा साबित करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, मैं कहूंगा कि हमारे कई दर्शक जिन्होंने हमें कॉल किया, हमने उन्हें हमेशा एक नेक सलाह, एक नेक सजेशन दिया है। हम नियरेस्ट एडवोकेट के पास जाने के लिए भी इसीलिए कहते हैं ताकि आपके नजदीक का एडवोकेट हो, आपके लिए सुलभ रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये वर्किंग आप कीजिए। मेरा कहना होता है कि पहले आप नियरेस्ट एडवोकेट से मिलिए, कंसल्ट कीजिए। यदि आपको उनसे समाधान नहीं मिल पाता है तो आप हमसे बात कीजिए। यदि आप उनसे कोई नोटिस बनवा लेते हैं तो आप हमको रीड आउट करा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक बार कॉल बुक करो तो भी आपको 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप मुद्दे के साथ बात कर सकते हैं। और ये सजेशन
जो हम देते हैं वह पत्थर की लकीर होते हैं जिसे मिटाया नहीं जा सकता है। क्योंकि साथियों, जब भी हम कोई लोन लेते हैं, चाहे हम पर्सनल लोन लें, चाहे हम बिजनेस लोन लें, हम कोई भी लोन लें, उस लोन के टर्म एंड कंडीशन में उस राशि को फेयर तरीके से यूज करने की बात लिखी होती है। और यदि किसी एग्रीमेंट में ऐसा नहीं भी लिखा होता है ना, तो ऐसी कंडीशन में आप उस राशि को, बिजनेस लोन को बिजनेस में, पर्सनल लोन को पर्सनल लोन में, एजुकेशन लोन को एजुकेशन लोन में, यानी कि जिस लोन को जिस पर्पज से लिया जाता है उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। अब आपका कहना है कि सर पर्सनल लोन लिया, मैंने तो व्यक्तिगत इस्तेमाल करने के लिए लिया, मेरी मर्जी, मैं काले कुएं में डालूं। ये बैंक वाले पूछने वाले होते कौन है? बैंक पूछने वाले कुछ नहीं होते। अगर बैंक का कोई अधिकारी आपको आकर पूछे कि आपने पैसा क्या किया, मैंने यूज किया, बात खत्म। कहाँ यूज किया, कैसे यूज किया, किस तरीके से यूज किया, किसको कितना दिया, ये पूछने का अधिकार उनका नहीं है। लेकिन यदि आप खुद ही उनके सामने इन चीजों को स्वीकार करते हैं ना, तो निश्चित रूप से आपको मुसीबतें झेलनी पड़ सकती है। साथियों, एक बात याद रखो, लोन लेकर कर्ज के दलदल में डूब कर यदि आप ये सोचते हैं कि आप स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, गैम्बलिंग, कहीं और जुआ लगाकर आप उस पैसे को 4 गुना करेंगे और कंपनी को आप उनके ब्याज सहित राशि चुका देंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर ऐसा होता तो एनबीएफसी कंपनियां आप लोगों को लोन क्यों देती? वो खुद ये पैसा उसमें क्यों नहीं लगाती? क्योंकि इन्हीं कंपनियों के शेयर एक आम व्यक्ति द्वारा खरीदे जाते हैं, जो अप एंड डाउन होते हैं, जिन पे लोग बेनिफिट प्राप्त करते हैं। लेकिन आप शेयर बाजार, जो ट्रेडिंग होती है, गैम्बलिंग होती है, उसके अंदर केवल और केवल लॉस पाएंगे और कुछ भी नहीं। यदि आपका खुद का पैसा है तो ही ऐसा सोचे, अन्यथा न सोचे। दूसरी बात यह है कि भले आपने लोन ले लिया, आपने गैम्बलिंग में पैसा लगा दिया, जहां भी लगा दिया, बैंक को मौखिक रूप से आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं है कि आपने पैसे को क्या किया। लेकिन आप होकर ये बताते हैं कि मेरे ऊपर मल्टीपल लोन है, मैं ट्रेडिंग में डूब गया, स्टॉक मार्केट में डूब गया, शेयर बाजार में डूब गया। तो शेयर बाजार में डूबे कैसे डूबे? हमने आपका पैसा लिया और लगाया। तो ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है जो आपको जेल भिजवा सकती है, और इन चीजों से आपको सावधान रहना है। साथियों, लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड ढेरों वीडियो हमारे इस चैनल पर पोस्ट है। आपको कभी भी कॉल बुक करवाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल चैनल पर विजिट करें, आपकी हर समस्या का समाधान आपको इस चैनल पर मौजूद मिलेगा। फिर भी यदि आप बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक करवा के बात कर सकते हैं। साथियों, प्रायर नोटिस क्या है? प्रायर नोटिस यदि आप एक लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट के माध्यम से तैयार करेंगे ना, तो यकीन मानना, न केवल सेक्शन 25, 138 एनआईए तो आर्बिट्रेशन, यहां तक कि रिकवरी सूट में भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेजी भूमिका निभाता है। जब आप प्रायर नोटिस भेजें तो प्रायर नोटिस की कॉपी, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट आप संभाल के रखें, और उनको भी फोल्ड करके बिल्कुल न रखें, उनको प्लेन फाइल के अंदर रखें ताकि उसकी लिखावट बिल्कुल भी लाइन टू लाइन नहीं मिटे। साथियों, लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड कई वीडियो हमारे द्वारा इस चैनल पर पोस्ट किए हैं, जिनको आप देख सकते हो। यदि आपका कोई मित्र, परिचित, रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में फंसा है और मन में गलत गलत ख्याल ला रहा है अपने परिवार के प्रति, खुद के प्रति और अपने जीवन के प्रति, तो आपको सिर्फ इतना सा कहूंगा कि ये वीडियो केवल एक बार उनको शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर उनको 1000 मुसीबतों से निकाल सकता है। वह व्यक्ति वापस अपने बिजनेस को नए तरीके से खड़ा कर सकता है, क्योंकि वक्त बदलता है। जब अच्छा वक्त नहीं रुका ना, तो पूरे वक्त की क्या औकात कि वो भी ठहर जाएगा। समय बदलता है, काल चक्र हमेशा बदलता है। सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, रात आती है और फिर सुबह होती है। तो आज का ये वक्त गुजर जाएगा। इस वक्त में आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, किसी लीगल एक्सपर्ट के कैसे कांटेक्ट में रहते हैं और किस तरीके से उनके अनुभवों का लाभ उठाते हैं, ये आप पे निर्भर है। साथियों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कारण ये है कि हमारे 100% जो व्यू होते हैं ना, उसमें सब्सक्राइब करने वालों की संख्या केवल 12% से 15% के बीच में है। तो ये तो कम से कम हमारे साथ न्याय नहीं है, जब हम अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर आपके लिए इतने बेहतरीन टॉपिक पर वीडियो तैयार करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्द एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद,
जय भारत, जय मेवाड़।